जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 31 जुलाई को ITR भरने की बहुत सारे लोगों की ड्यू डेट थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा थी, जो कि सेल होती है, या सर्विस 50 लाख से ज्यादा थी, तो उन्हें टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। टैक्स ऑडिट के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको करवानी पड़ती है, जिसके अंदर फॉर्म 3CD एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और उसके अंदर 44 पॉइंट होते हैं। दोस्तों अगर आप एक अकाउंटेंट है, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक स्टूडेंट है, आप सभी को कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो 44 पॉइंट होते हैं, 44 पॉइंट, इनके अंदर क्या क्या सूचनाएं मांगी जाती है, एक सीए को क्या क्या सूचनाएं उसके अंदर भरनी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है दोस्तों एक एक पॉइंट को डिस्कस करने की। हालांकि डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट को उठाएंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रहता है जिसके अंदर दोस्तों आपको किसी पॉइंट पर स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट असिस्टेंट चाहिए हो, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम और दोस्तों व्हाट्सअप का चैनल है, ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, जिसपे हम इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, उसको भी आप प्लीज फॉलो कर लें। अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि वहां पर भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो डिटेल के अंदर 1 से लेकर के 44 पॉइंट आपको फॉर्म 3CD के हम डिस्कस करके इस वीडियो के अंदर बताते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं तो फॉर्म 3CD करके एक फॉर्म जाता है, लेकिन ये फॉर्म अकेला नहीं जाता है, इसके साथ में 3CA जाएगा या 3CB जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म 3CB है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इस व्यक्ति की कहीं और किसी और एक्ट के अंदर ऑडिट नहीं हो रही है, जैसे कि कंपनी एक्ट या कहीं और भी किसी व्यक्ति की ऑडिट हो रही है तो 3CA प्लस 3CD जाएगा। कहीं और ऑडिट नहीं हो रही है तो 3CB प्लस 3CD चला जाएगा। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लेटर हेड पर इस तरह की टैक्स ऑडिट आपको देंगे, अपना यहाँ पे लोगो देंगे, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह वो सारा कुछ दे देंगे। तो फॉर्म 3CD के अंदर क्या होता है, नॉर्मली दोस्तों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेशन टाइप से दे देते हैं कि हमने ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इसके एग्जाम किए हैं 31 मार्च 2024 के, इस कंपनी का फर्म का नाम ये था, उसका पैन नंबर ये था, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी यहाँ पे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन उन्होंने किए थे वो हमने चेक किए हैं। इसके बाद में ये देखिए द रिपोर्ट है, जिसके अंदर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स हैं, जो भी उनको कमियां डिस्क्रिपेंसी लगती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें ये कमी लगी है, ये कमी लगी है। और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि हमने हमारे एक्सप्लेनेशन, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से हमने ऑडिट की है, हमने हमारी ओपिनियन दी है। तो इस तरह से ये जो फॉर्म 3CB है इसका यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। फॉर्म 3CB के अंदर दोस्तों क्वालिफिकेशन डालना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वालिफिकेशन ये होता है जो कमी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगता है कि इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ये कमियां पाई गई है, वो लिखना जरूरी है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के यहाँ पे दिखाया आपको कि MSME के अंदर आपको पता होगा 43BH के अंदर यहाँ पे रिपोर्टिंग डालनी पड़ेगी कि ऐसे कौन से सन्ड्री क्रेडिटर थे जिनका 45 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपने भुगतान नहीं किया है, क्योंकि सामने वाले के 1000 क्रेडिटर्स हैं, 500 क्रेडिटर्स हैं, तो वो कैसे हमें डिटेल दे पाएगा, तो वो नहीं दे पा रहा है। तो आप अपनी रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे फिर से CA का अपना नाम, लोगो, मेंबरशिप नंबर वगैरह, डेट प्लेस आ जाएगा कि कहाँ पर बैठ करके इस ऑडिट फॉर्म को, फॉर्म 3CB को भरा जा रहा है। अब फॉर्म 3CD आ गया है। इससे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन जो मैंने डिस्कस की थी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन एक CA डाल सकता है, वो भी हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक क्वालिफिकेशन तो ये है, ये बोलता है ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो हमें यहाँ पे दी गई थी, हमें लगता है कि हमारी ऑडिट पर्पज के लिए हमें प्रोवाइड नहीं करी गई है, सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस थी कोई 14A की, उसको यहाँ पे असरटेन यहाँ पे नहीं किया गया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है माइक्रो जो स्मॉल MSME वाले हैं क्रेडिटर्स, उनकी डिटेल हमें नहीं दी गई है। डॉक्यूमेंट नेसेसरी इन्होंने वेरीफाई करने के लिए नहीं दिए हैं, जो हमें अवेलेबल नहीं कराए हैं। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं बताई है। GP रेशो इनका अनसर्टेन है। इन्फॉर्मेशन थी कोई डिमांड की, इनकी रिफंड की, वो हमें नहीं बताई है। प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस है वो अनसर्टेन है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इन्होंने नहीं बनाई है कि जिसे हम हमारी 3CD वगैरह प्रॉपर बना के रख सकें। इसके अलावा दोस्तों जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने और हम डाल सकते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, इन्होंने प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, रिकॉर्ड नेसेसरी टू पर्सनल नेचर के हैं या कौन से नेचर के हैं वो हमें नहीं पता लग रहा है। रिकॉर्ड प्रोड्यूस वेरिफिकेशन पेमेंट के आपको पता होगा ना, भी कैश में 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। रिपोर्ट ऑफ ऑडिट कैरीड बाय एक्साइज सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट हमें इन्होंने नहीं दी है। TDS रिटर्न वगैरह से वेरीफाई नहीं हो पा रही है। क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कैसे किया है, परसेंटेज वगैरह जो है यील्ड का वो कैसे निकाला है इन्होंने स्टॉक का। तो इतनी तरह की यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आपकी ये कमियां हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन क्वालिफिकेशन को बहुत ही डीपली डिटेल में जाता है और ये केस आपका स्क्रूटनी में खुलने की संभावना रहती है।
अब दोस्तों मैं आपको फॉर्म 3CD लेकर के आया हूँ। मैंने आपको बताया 3CA या 3CB जाएगा, उसके साथ में फॉर्म 3CD जाएगा, जहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 44 होते हैं और इसके जो पार्ट होता है दोस्तों वो ए होता है, इसके साथ में ही बी होता है। ये 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट अगर आपकी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हो रही है तो पार्ट ए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है। पार्ट ए के अंदर दोस्तों आपकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 चीज़ें ही पूछी जाती है। इसके बाद में नीचे पार्ट बी आ गया है, हम पार्ट ए को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द असेसी, असेसी का क्या नाम है, जो उसके पैन कार्ड में नाम है वो यहाँ पे आने वाला है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपकी फर्म का नाम आएगा, अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपका और आपकी फर्म का दोनों का नाम आप ब्रैकेट में यहाँ पे डाल सकते हैं। 2 नंबर में दोस्तों एड्रेस डालना है, रजिस्टर एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि एड्रेस क्यों पूछा जाता है, कल को कुछ ऐसी 19-21 हो जाती है, उनको आपके पास में आना पड़े तो वो किस एड्रेस पर आएंगे, तो ये एड्रेस उसलिए पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जीएसटी का जो एड्रेस है आपका रजिस्टर्ड बिजनेस का वो आपका आ जाता है। पैन नंबर आपको पता होगा संस्था का जिसकी ऑडिट हो रही है उसका पैन नंबर यहाँ पे डालना है। 4 नंबर में पूछता है कि वेदर द असेसी इज लाइबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता होगा इनकम टैक्स के अलावा जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, जहां जहां पर भी इस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कर रखा था। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों इस व्यक्ति ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स राजस्थान स्टेट का ले रखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। 5 नंबर में वो पूछेगा स्टेट क्या है। स्टेटस का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे इसका इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, बीओ एओआई है, इंडिविजुअल है, जो भी आपका स्टेटस होगा, कंपनी है, जो पैन कार्ड के जो 4th कैरेक्टर ये डिफाइन करते हैं। प्रीवियस ईयर दोस्तों आपको पता होगा जिस साल की ऑडिट हो रही है, जैसे कि 1/4/23 से लेकर के 31/3/24 की ऑडिट हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये पूरा का पूरा साल आएगा। किसी व्यक्ति ने कोई फर्म थी वो बनी ही इस मिड के अंदर है, मान लीजिए 30/9/23 को एक फर्म बनी है तो इसका 30/9/23 से 31/3/24 का प्रीवियस ईयर आएगा, ना कि पूरा का पूरा साल यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाना है। इसके बाद में असेसमेंट ईयर, ये पूरा का पूरा 24-25 आपका आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 8 नंबर में पूछता है कि 44AB के अंदर आप ऑडिट करवा रहे हो, ये ऑडिट आपकी क्यों हो रही है, उसका कारण दीजिए। अब कारण के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट देंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्लोज 44AB के अंदर ABCDE ये 5 क्लोज आपको मिलेंगे जो बताते हैं इसके अंदर जो भी आपकी ऑडिट का कारण बनता है। कारण के अंदर दोस्तों सबसे पहला 44AB फिर A फिर B C C C D E ये क्लोज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आप अपनी ऑडिट क्यों करा रहे हो, आपको पता होगा नॉर्मल ऑडिट की जो टर्नओवर लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपए। दोस्तों अगर आपकी 1 करोड़ से टर्नओवर निकल जाती है तो 44AB ए के अंदर आएंगे आप। प्रोविजो वेयर एग्रीगेट कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट, आपको पता होगा दोस्तों 95% वाला जो अदर देन कैश का जो यहाँ पे रूल आया था, अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है 10 करोड़ तक वाला तो आप इसमें आ जाएंगे। ग्रोस रिसीप्ट इन प्रोफेशनल, आपको पता होगा 50 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी रिसीट है तो यहाँ पे आप आ जाओगे। 44AE ट्रक वाला आपको पता है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन से आप कम प्रॉफिट दिखा रहे हो तो यहाँ आ जाओगे। 44BB ट्रिपल बी, इसके अलावा 44ADA, आप 44ADA के अंदर अगर आप उससे कम प्रॉफिट दिखा रहे हो दोस्तों, अगर आपने प्रोफेशनल हो, अगर आपकी 30 लाख की रिसीट आई है और आप 15 लाख से कम का प्रॉफिट दिखा रहे हो तो आपको 44ADA के अंदर इस डी क्लोज में आ जाना है। और वहीं पर 8% या 6% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हो तो 44AD4 यहाँ पे आपको आ जाना है। किसी और सेक्शन में जैसे कि कंपनी लॉ में आपकी ऑडिट वगैरह हो रही है तो 44AB का ऑडिटेड एनी अदर लॉ के अंदर आकर के आपको 3rd प्रोविजो पे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये जो भी क्लोज होगा 8 के अंदर की आपकी ऑडिट क्यों हो रही है वो आप रेलेवेंट क्लोज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में वेदर द असेसी, आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। इसके बाद दोस्तों क्लोज 8A के अंदर आपको पता होगा ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजाइम आ गए हैं। आपको यहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं तो 115BAC इसका आपको पता होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ITR में दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब 9A के अंदर बोलता है इफ ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिकेट द नेम और उसके मेंबर्स। आपको पता होगा पार्टनरशिप फर्म होती है या किसी भी तरह का कोई ऐसा संस्था होती है तो उसके पार्टनर्स का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उनका कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी डालना पड़ेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में 9B के अंदर कोई भी आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने चेंज किया था बीच के अंदर, साल के अंदर, तो किस मेंबर को कितना था पहले, बाद में कितना किया, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। 10 नंबर पॉइंट के अंदर आपको दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस डालना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा काम आप कर रहे हैं तो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिस्ट में डाल देने
देने हैं। जैसे होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग के अंदर कोई कमीशन एजेंट है, कोई रिटेल ट्रेडिंग है, कोई होलसेल ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली दोस्तों वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने बिजनेस नेचर में चेंज किया है, इफ़ देयर इज एनी चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो आपने कौन सा बिजनेस था पहले, क्या चेंज किया है, क्या उसका कोड है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे जाने वाली है। सेक्शन 11 नंबर क्लोज है दोस्तों, ये बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड है 44AA के अंदर, अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। फिर बोलता है क्या लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एट द एड्रेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट, जहाँ पे जो ऐसा एड्रेस जहाँ पे ये बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी रखते हैं उनमें क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट रखी है। तो नॉर्मली दोस्तों एक व्यक्ति जो होता है कैश बुक रखेगा, लेजर रखेगा, जर्नल रखेगा, सेल बुक रखेगा, परचेज बुक रखेगा, डेटर की लिस्ट, क्रेडिटर की लिस्ट, बहुत सारे लेजर होते हैं, बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटराइज रखते हैं। आजकल तो 99% लोग तो कंप्यूटराइज रखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मैनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट करते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दोस्तों आपको लगता है कि आपको मैनुअल रखनी है तो मैनुअल पे टिक लगा सकते हैं। इसके बाद में लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ एलिमेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन्ड, दोस्तों हो सकता है यहाँ पे 10 तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट इन व्यक्ति ने रखी हो, लेकिन आपने 5 ही चेक करी हो, तो यहाँ पे 5 के नाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में 12 नंबर पॉइंट आपका आ जाता है, वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड एनी प्रॉफिट एंड गेन असेसेबल प्रजम्पटिव बेसिस पे। अगर आपने प्रजम्पटिव टैक्सेशन में भी कहीं पर दिखाया है सेक्शन 44AD, AD, AAE, तो इन सेक्शन में अगर आपने कोई प्रॉफिट दिखाया है तो उनको यहाँ पे अलग से आपको कौन से सेक्शन में कितना अमाउंट है वो दिखा देना है। 13A के अंदर दोस्तों आपका आ जाता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड। आपको पता होगा मेथड ऑफ जो अकाउंटिंग है कि आप लेन देन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, या तो कैश होगा या मर्केंटाइल होगा। 99% केस में दोस्तों मर्केंटाइल ही चलता है, ये एक्यूरल बेसिस पर होता है। अगर आपने कमाया नहीं है, पैसे अगर नहीं आए हैं, फिर भी आपको यहाँ पे दिखाना है। तो अगर आपने कोई चेंज किया है अपनी मेथड में तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आपका आंसर यस है तो क्या चेंज हुआ है, उस चेंज के कारण आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ये भी यहाँ पे दिखाना पड़ता है 3CD के फॉर्म 13A के अंदर। 13C के अंदर 13D के अंदर वेदर एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मेड प्रॉफिट और लॉस कंप्लाई विद द प्रोविजन। अगर आपने कंप्यूटेशन इनकम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है जो आपके, उसके अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये तभी दिखानी है जब आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने चेंज किया है। इसके बाद में दोस्तों फॉर्म जो आपका E, इसमें भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। F एक इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर एज पर ICDS। ICDS क्या होता है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ये पिछले 2-3 साल से ही आए थे। आपको पता होगा एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग करते हैं, AS हो गया, इंड AS हो गया, उसके अकॉर्डिंग तो आपको करनी है, लेकिन आपको फिर से एक बार इनकम कंप्यूट करनी है ICDS के अकॉर्डिंग। जैसे आपके ये 9-10 तरह के होते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, इसके बाद में वैल्यूशन आप कैसे करते हो इन्वेंटरी का, कंस्ट्रक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो रिवेन्यू आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, आप रिसीव्ड पे करते हो या आप अपने एक्यूरल पे करते हो, फिक्स एसेट पर किस तरह से डेप्रिसिएशन आप लगाते हो, गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, बोरोइंग कॉस्ट कोई उधार लिया इंटरेस्ट वगैरह कैसे दिखाते हो, इंटेंजिबल एसेट वगैरह फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो इनके ऊपर भी आपको कमेंट यहाँ पे देने हैं कि इनके कारण आपका प्रॉफिट घटा या बढ़ा है। अब दोस्तों मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑडिट के अंदर। आपको पता होगा जब भी आप अपना ओपनिंग स्टॉक, परचेज और यहाँ पे सेल दिखा देते हो, ओपनिंग आपका फिक्स होता है, परचेज आपकी फिक्स है, सेल आपकी फिक्स है, और सबसे ज़्यादा हेर फेर होता है क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट रखना चाहते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में भी आप हेराफेरी कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सा मेथड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये बोलता है दोस्तों, ये तो कॉस्ट या मार्केट विच एवरेज लोअर की बात करता है। ये देखिए यहाँ पे इसने स्पेशल लिखा है, या तो कॉस्ट कितने में खरीदा था या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवरेज लोअर के ऊपर आपको यहाँ पे मोस्टली लेना होता है। तो आप भी अपना यहाँ पे दें कि किस मेथड पर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं। इन द केस डेविएशन फ्रॉम मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब, सेक्शन 145A के अंदर जो मेथड दिया है और उससे और इसमें आपका चेंज हुआ है तो उससे प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट घटा है, ये आपको डालना पड़ेगा। 15 नंबर पॉइंट कहता है गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। दोस्तों इसका सिंपल सा एग्जांपल तो ये है, कोई प्रॉपर्टी डीलर था, वो माल बेचने खरीदने के लिए उसने कुछ 3-4 अपने नाम से कुछ उसने प्रॉपर्टियां ले रखी थी, बाद में उसने इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर लिया प्रॉपर्टी डीलर का, तो ये जो भी आपका कैपिटल एसेट थी वो आपको उसको बेचने लग गया। फॉर एग्जांपल आपने 3 AC मंगवा के रखे थे, 2 तो आपने यूज़ कर लिए, 1 आपने यूज़ नहीं किया, तो ये भी कैपिटल एसेट एक तरह से, और उसको कल को आप सोचते हो कि अब सीजन भी नहीं है, इसको हम बेच देते हैं, तो आप एक बिजनेस के तौर पर उसे बेचेंगे, तो वो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाने वाली है। इसके अंदर क्या कैपिटल एसेट थी, कब एक्वायर की थी, कितनी कॉस्ट थी और कितने रुपए की अमाउंट है वो आपने कन्वर्ट की है, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। 16 नंबर पॉइंट काफ़ी दोस्तों यहाँ पे विवादित था पिछले 2-3 सालों से, अमाउंट नॉट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ये बोलता है प्रॉफिट एंड
लॉस काउंट में जो भी इनकम होगी आपको डालनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आप सेविंग का इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे डाल देंगे, पीपीएफ का इंटरेस्ट भी आप डाल देंगे, आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम भी डाल देंगे। पिछली 2-3 सालों से बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर दिया था, तो ये आपकी इनकम डबल ऐड हो गई थी, क्योंकि आप इसको अदर सोर्स में दिखा ही रहे हैं और फिर से ऐड हो गई थी, तो ये दिक्कत वाली बात थी। अभी भी बहुत सारे लोगों की अपीलें पेंडिंग पड़ी है। तो 16A के अंदर बोलता है द आइटम फॉलोइंग अंडर द स्कोप ऑफ 28, आपको पता होगा जो बिजनेस की इनकम की बात करता है, तो बिजनेस की इनकम के अंदर क्या चीज़ थी, कितने रुपए की थी, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। द परफॉर्मा क्रेडिट, ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज ऑफ सर्विस टैक्स, इस तरह का कोई भी रिफंड वगैरह आया था दोस्तों तो आपकी बिजनेस की इनकम मानी जाती है और आपने उसको P&L अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या चीज़ थी, कितनी अमाउंट थी, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई क्लेम वगैरह आपको मिल जाता है दोस्तों तो वो भी यहाँ पे डल जाएगा। एनी अदर इनकम में बहुत सारे सीए लोग पहले क्या डालते थे, सेविंग का ब्याज, एग्रीकल्चर इनकम, कुछ भी इनकम डाल देते थे, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं डालना है दोस्तों। कोई भी कैपिटल रिसीट हुई है आपको वो P&L में अगर जानी चाहिए थी तो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में 17 नंबर पॉइंट बोलता है वेयर एनी लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन वैल्यू अडोप्टेड असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों ये कहना चाह रहा है डीएलसी वैल्यू ही मानते हैं आप इसको। सेक्शन 43CA 50C के अंदर डीएलसी रेट से कम के अंदर दोस्तों अगर आपने कोई भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी तो उसकी डिटेल आपको देनी है कि क्या डिटेल है प्रॉपर्टी की, कितना सेल कंसिडरेशन था, कितनी डीएलसी थी, क्या रिमार्क है, कंट्री एड्रेस वगैरह सारा आपको यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों 18 नंबर पॉइंट, ये काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी अच्छा है, सिंपल सा पॉइंट है। डेप्रीशिएशन, आपने कोई भी 100 रुपये की चीज़ ली और गवर्नमेंट कहती है हर चीज़ का अलग अलग डेप्रीशिएशन है। फर्नीचर का एग्जाम्पल 10% है तो साल के लास्ट में ये 90 रुपये की रह जाती है। प्लांट एंड मशीनरी पर 15% है, इनटेंजिबल एसेट पर 25% है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर लैपटॉप पर 40% है। तो इसका एक अलग से चार्ट बनता है, आप एक देख सकते हैं, अनेक्चर भी अलग से बना सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर भी फीड कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों डिस्क्रिप्शन है, क्या रेट है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एडजस्टमेंट किया है, ओपनिंग कितना था, कितना आपने खरीद लिया, कितना बेच दिया, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। 19 नंबर पॉइंट के अंदर दोस्तों अमाउंट एडमिसेबल अंडर सेक्शन, यहाँ पे कुछ सेक्शन दिए गए हैं, उसके अंदर आपकी अमाउंट एडमिसेबल है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की थी। अमाउंट एडमिसेबल एज पर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 20 नंबर में एनी सम पेड टू एम्प्लॉय एज ए बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडर्ड वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेबल टू प्रॉफिट डिविडेंड, ये कहता है कि किसी आपने अपना टैक्स बचाने के लिए अपने एम्प्लॉय वगैरह को कोई बोनस कमीशन दे दिया जो कि बोनस कमीशन के तौर पर उसको नहीं दिया जाना था, तो वो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे 20A के अंदर आ जाएगी। 20B के अंदर दोस्तों ये आपको बोलता है डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर वेरियस फंड एज रेफर्ड इन द सेक्शन 36(1)A, जो EPF PF ESI वगैरह का जो है वो यहाँ पे सारा का सारा आ जाने वाला है। 21A के अंदर प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L के अंदर आपको पता होगा जो खर्चे जाते हैं वो बिजनेस के जाते हैं, लेकिन अगर आपने कैपिटल का खर्चा डाल दिया, पर्सनल खर्चा आपने डाल दिया, इस मैंने आपको बताया था भी पर्सनल खर्चा है या बिजनेस के आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसकी भी डिटेल वहाँ पे इन्होंने दे रखी है। क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं लगा। इसके बाद में एक्सपेंडिचर जो एडवर्टाइजमेंट के थे, एक्सपेंडिचर क्लब्स वगैरह के लिए इन्होंने क्लब की फीस वगैरह पे की, वो एक्सपेंडिचर जो इन्होंने फिर से यहाँ पे क्लब सर्विस के लिए आ गया। एक्सपेंडिचर एनी अदर पर्पज के लिए जो कि ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, पेनल्टी है, फाइन है, जीएसटी की लेट फीस है, कोई आपने पेनल्टी भरी, वो आपको P&L में नहीं डालनी है, वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई आपकी हो जाएगी। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी जो कहीं पर भी ऊपर कवर नहीं है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड कंपाउंड और ऑफेंस ऑफ एनी अदर लॉ, दोस्तों आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर कर दिया, उसको आपने कोई पैसे दे करके छुटवाया अपना पीछा, वो पैसा भी P&L में आपको नहीं डालना है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड बेनिफिट परक्यूजिट व्हेनेवर ए पर्सन वेदर नॉट कैरिंग ऑन ए बिजनेस और एक्सप्रेसिंग प्रोफेशन, जो बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा है उसको भी अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर दिए, उसको परक्यूजिट दिए, बेनिफिट दिए, तो सारी की सारी अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। अब दोस्तों सेक्शन 40A भी काफी खतरनाक है, एज ए पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट रेफर। इसके अंदर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट दी है और पूरे रूल फॉलो नहीं किए, कितनी पेमेंट दी, किसको दी, क्या नेचर दी, उसका नाम, उसका पेन, उसका आधार, कंट्री वगैरह सारी डिटेल आपको डाल देनी है। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच tax has been deducted but has not been paid during the previous year in which subsequent before the expiry of under section 200। दोस्तों TDS वगैरह की पेमेंट अगर आप करते हैं तो TDS काट के गवर्नमेंट को जमा भी करवाना होता है, अगर जमा नहीं करवाया है तो आपका खर्चा 30% तक वो डिसअलाउ कर देते हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको डाल देनी है। एज पेमेंट ऑफ रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, अलग अलग इन्होंने कैटेगरी दे दी है। डिटेल ऑफ पेमेंट विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, दोस्तों 139(1). अब मैंने आपको बताया था
अगर जीएसटी है, अगर टीडीएस है, पीएफ है, ईएसआई है, गवर्नमेंट का कोई भी पैसा है, वो आपको क्या करना पड़ता है, जो आईटीआर की ड्यू डेट है 139(1) के अंदर, जो क्या होती है नॉर्मल व्यक्ति की, क्योंकि आपकी ऑडिट तो 30/9 तक हो जाएगी, लेकिन इसकी ऑडिट की आईटीआर 31/10 तक जाती है। वैसे तो ये कन्फ्यूजन है कि हो सकता है ऑडिट से पहले इसने जमा नहीं करवाया है और ऑडिट के बाद वो जमा करवा दे, लेकिन यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करते समय आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कोई ऐसा पैसा जो आपने पेड ही नहीं किया था, गवर्नमेंट का जीएसटी, इनकम टैक्स था, तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। पेमेंट रेफर टू क्लोज 1IB, डिटेल ऑफ पेमेंट विच वाज लेवी इज नॉट डिडक्टेड, जिस पे कोई लेवी डिडक्ट नहीं की गई है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये बाद में कहता है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच लेवी हैज़ बीन डिडक्टेड, लेकिन वो पेड नहीं किया है तो उसको भी खर्चे को ये डिसअलाउ कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों फ्रिंज बेनिफिट है, वेल्थ टैक्स है, कई चीज़ें तो यहाँ पे अभी तक हटी गई हैं, रॉयल्टी लाइसेंस फीस है। इसके अलावा ये बोलता है सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट, किसी को टीडीएस बिना काटे की सैलरी दे दी है तो वो भी खर्चा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, डिसअलाउ हो जाएगा। पेमेंट टू पीएफ अदर फंड अंडर सब क्लोज 4, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर परक्विजिट, ये सारी चीज़ें आपको पे करनी है, गवर्नमेंट को देनी है। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, दोस्तों कोई इंटरेस्ट था, बोनस था, सैलरी थी, कमीशन थी, 40B और 40BA, ये आपको पता होगा पार्टनरशिप फर्म के केस में ही एप्लीकेबल होता है कि अगर आपको पता होगा उसको जो इंटरेस्ट देना है वो 12% के हिसाब से देना है, रेमुनरेशन देना है पहले 30 लाख का 90%, बाकी का 60%, वो आपको रूल ध्यान होगा। तो सेक्शन 40B के अंदर इसको इंटरेस्ट दिया था, इतना P&L में डेबिट किया था और इतना ही वहाँ पे एडमिसेबल हो जाएगा, और इसी हिसाब से रेमुनरेशन, सैलरी, जो भी चीज़ आपने दी है वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सेक्शन 40A3 काफ़ी खतरनाक सेक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आपने चेक की थी, जो भी डॉक्यूमेंट चेक किए थे, वेदर द एक्सपेंडिचर कवर्ड सेक्शन 40A3। 40A3 का जो सेक्शन दोस्तों आपका काफ़ी खतरनाक है, ये बोलता है रूल 6DD, आपको कैश के अंदर पेमेंट नहीं करनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत ही दिक्कत है, 10,000 रुपये से ज़्यादा नॉर्मल केस में, 35,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर किसी को आपने खर्चा किया है तो 40A3 के अंदर वो डिसअलाउ आपको करना पड़ेगा। डेट क्या है, क्या नेचर है, कितनी अमाउंट है, क्या पेई है, किसको दिया है, उसका पैन नंबर, आधार नंबर भी आपको यहाँ पे डालना पड़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो कैश के अंदर आपने पेमेंट लिमिट से ज़्यादा करी है तो कैश बुक को भी बहुत ही ध्यान से आपको टैक्स ऑडिट के टाइम में देखना है, बनाना है। प्रोविजो फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी नॉट अलाउेबल, ग्रेचुटी अलाउेबल नहीं है। सम पेड असेसी टू एम्प्लॉयर नॉट अलाउेबल, सेक्शन 40A(9) के अंदर अलाउ नहीं है अगर आपको। इसके बाद पर्टिकुलर ऑफ एनी अदर लाइबिलिटी ऑफ कंटीजेंट नेचर की थी, जो भी चीज़ें दोस्तों डिसअलाउ करनी है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और 21 नंबर जो पॉइंट है वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ा है, ये अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एडमिसेबल इन टर्म्स ऑफ 14A के अंदर जो आपके खर्चे थे वो इन एडमिसेबल है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। 22 नंबर पॉइंट भी काफी खतरनाक है और इस साल से तो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज आए हैं। अमाउंट इन एडमिसेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ 36(1)(3)। इसके अलावा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडमिसेबल, दोस्तों MSME एक्ट जो एक्ट है उसका सेक्शन 15 बोलता है कि आपको किसी भी MSME को अगर पेमेंट लेट करते हो तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी बैंक रेट का 3 गुना देना पड़ेगा, और वो अमाउंट भी आपकी अलाउ नहीं होगी, तो वो यहाँ पे डाल देना है। एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउेबल अंडर सेक्शन 43BH, दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है, छोटे से एक लाइन में इन्होंने लिख दिया है। ये बोलते हैं 31/3/24 को आपका जो भी सन्ड्री क्रेडिटर था उसके आप 45 दिन या 15 दिन से ज़्यादा का कोई पेमेंट है तो आपने उसको दिया या नहीं दिया, वो रजिस्टर्ड है MSME के अंदर, और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर हैं तभी आपको ये अलाउ यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा बर्डन आपका बढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन जो पॉइंट नंबर 23 है, ये बोलता है पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड। सेक्शन 40A जो 2B है, इसके अंदर एक लिस्ट दे दी है, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी रिलेटिव्स होते हैं, अगर उनको कोई भी पेमेंट दी है तो उसका नाम, उसका रिलेशन, तारीख, कितनी पेमेंट दी है, किस लिए दी है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों एक हस्बैंड ने वाइफ से 1 लाख रुपए लोन ले रखा है और वो अनसिक्योर्ड लोन है, अब उसको वो क्या करता है 2 रुपये सैकड़ा 24% के हिसाब से ब्याज देता है, जो कि 24,000 रुपये हो गया है। लेकिन बाजार के अंदर आपको 10%, 12% में, बैंक तो 8-9% में ब्याज दे देता है, तो आप 24% उसे क्यों दे रहे हो। हालांकि आपको सिर्फ यहाँ रिपोर्टिंग करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ये अलाउ डिसअलाउ करना सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है। जब वो ITR आपकी प्रोसेस करेगा, ऑडिट प्रोसेस करेगा, तभी वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। 24 नंबर पॉइंट में कहता है अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन अंदर 32AC, 32AD, 32AB, अगर इनके अंदर कोई भी प्रॉफिट वगैरह आपको डीम्ड हुआ है तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग आ जाएगी। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन, सेक्शन 41 को आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में जाकर के दोस्तों। उसके अंदर कोई भी अमाउंट चार्जेबल हुई थी तो किस पार्टी से हुई थी, कितनी थी, क्या सेक्शन में था, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर्म 26 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर्ड इन दी क्लोज
ABCDEFG 43B आपको पता होगा कुछ खर्चे जो होते हैं वो पेमेंट बेसिस पर होते हैं। ये बोलता है प्री एग्जिस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल खर्चे थे कोई ओपनिंग में आए थे वो पेड कर दिए, पेड नहीं किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर वाज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। दोस्तों 139A की ड्यू डेट मैंने आपको बता दी, 31/10 से पहले पहले आपको वो खर्चे पे करने हैं। जैसे मार्च का जो GST होता है वो अप्रैल में भर देते हो, TDS जो होता है मार्च का 30 अप्रैल तक भर देते हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों 27 नंबर पॉइंट है अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट अवेल और यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ट्रीटमेंट इन दी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। दोस्तों सैनवेट होता था पहले, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, अगर उसका कोई भी आपने ट्रीटमेंट लिया है, इनपुट लिया है, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद में 28 नंबर पॉइंट बोलता है वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी प्रॉपर्टी बीइंग शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सिक्वेंटली इंटरेस्टेड। एक तो पब्लिक लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है। जो पब्लिक नहीं है उससे आपने कोई भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली है तो वो नेम ऑफ द पर्सन विच शेयर्स रिसीव्ड, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारी डिटेल आपको 28 नंबर में डाल देनी। कुछ जो इसके पॉइंट्स है दोस्तों लगभग 90% लोगों के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान तो होना चाहिए कि फॉर्म 3CD के अंदर क्या क्या पॉइंट जाते हैं। 29 नंबर में वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द असेसी रिसीव्ड एनी कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर विच एक्सीड द फेयर वैल्यू। 56(2) होता है जो फेयर वैल्यू की बात करता है, उससे ज़्यादा कि हम दोस्तों आपने कोई कंसिडरेशन रिसीव किया है शेयरों का लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी, तो पर्सन ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन होम कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, पैन नंबर, आधार नंबर वगैरह आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में 29 नंबर पॉइंट कहता है वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड इन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज रेफर्ड इन द क्लोज। आपको पता होगा सेक्शन 56(2) का सब सेक्शन 9 है, उसके अंदर कोई अमाउंट आपको मिली है यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 56(2) की ही ये बात करता है, तो कितनी इनकम थी, क्या उसका नेचर था। अब पॉइंट नंबर 30 दोस्तों ये बोलता है डिटेल ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी और एनी अदर ड्यू देयर ऑन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड रीपेड अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे चेक। सेक्शन 69D बोलता है कि किसी से भी आप कैश के अलावा लेन देन नहीं कर सकते हो, स्पेशली लोन लेना हो, हुंडी वगैरह लेनी हो। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो किस व्यक्ति से लिया, क्या अमाउंट थी, कितना, उसका पैन नंबर, एड्रेस वगैरह सारा आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफर प्राइजिंग के भी बारे में यहाँ पे 30A के अंदर आपसे कुछ पूछा जाता है। अब 30B के अंदर वेदर द असेसी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिमिलर नेचर एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज रेफर्ड सेक्शन 94B के अंदर दोस्तों कोई भी 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया वो आपका यहाँ पे आ जाने वाला है। इसी तरह से 90C के अंदर भी वेदर द असेसी इनकर्ड किया कोई इनएडमिसेबल, इनपरमिसेबल, जो परमिशन नहीं थी अवॉइड एग्रीमेंट्स करने के लिए, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों 31A काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट, आपको पता होगा बिजनेस के अंदर जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो अनसिक्योर्ड लोन ले लेता है। अनसिक्योर्ड लोन से क्या होता है कि उसको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से वो पैसा ले लेता है। पर्टिकुलर ऑफ ईच लोन और डिपॉजिटेड इन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड। सेक्शन 269 SS के अंदर 20,000 से ज़्यादा का आपको लोन पहली बात तो कैश में लेना ही नहीं है। अगर ले लेते हो टेकन और एक्सेप्टेड तो किस व्यक्ति से लिया है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पैन नंबर क्या, उसका आधार नंबर क्या है, कितने रुपए लिए थे। इसके अलावा भी दोस्तों आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि उसका जो स्क्वेयर्ड अप हो गया था, क्या जितने रुपए लिए थे उतने रुपए उसको वापस दे दिए क्या आपने, उस व्यक्ति का मैक्सिमम कितना बैलेंस पड़ा था, उसको आपने कैसे लिया था, चेक से लिया था, ऑनलाइन लिया था, यूपीआई लिया था, तो ये सारी की सारी डिटेल आपको 31A में डालनी पड़ेगी। और 31C के अंदर दोस्तों अगर आपको उसने रीपेमेंट दिया था, आपने किसी व्यक्ति को पैसा वापस दे दिया था तो वो 31C के अंदर आ जाता है। तो 31A और C ही मेन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ये आपको मैंने बताया। ये देखती है पर्टिकुलर ऑफ ईच रीपेमेंट, वहां पे एक्सेप्ट था और यहाँ पे रीपेमेंट था, किसको दिया, क्या एड्रेस था, क्या नाम था। दोस्तों ये भी आपका केस 148 में खुलने की संभावना रहती है। अगर आपने 10 लाख रुपए किसी व्यक्ति से लिए थे अनसिक्योर्ड लोन और आपने उसका पैन नंबर दे दिया और सामने वाले व्यक्ति ने अपनी ITR ही नहीं भरी है, तो मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति का 148 खुल जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपका 10 लाख रुपए ये कहाँ से आया था। तो आपको भी इस तरह की रिपोर्टिंग में बहुत ही सावधानी बरतनी है। 31 के बाद में 32 नंबर पॉइंट आपका आ जाता है डिटेल ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, जो पिछले सालों के कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज थे, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस था इन द फॉलोइंग मैनर एक्सटेंड अवेलेबल, सीरियल नंबर, असेसमेंट ईयर, क्या नेचर था, कितनी अमाउंट थी, किस सेक्शन के अंदर आपको ये छूट लेनी है, वो सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। अगर दोस्तों आप सेक्शन 33 आप इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रेजाइम में ITR भरने चाहते हैं तो आपको पता होगा सेक्शन 80C के अंदर काफ़ी सारी छूट मिलती है, 80D के अंदर, 80U, 80G बहुत सारी छूट होती है। तो कौन से सेक्शन में कितनी अमाउंट आपने लेनी है वो
सेक्शन 33 में आपको वहाँ पे डिटेल देनी है। इसके अलावा दोस्तों 34 नंबर पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 34A बोलता है वेदर द असेसी को टीडीएस काटने की जरूरत थी या नहीं थी। आपको पता होगा पिछले साल अगर आपकी टर्नओवर सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, सर्विस आपकी 50 लाख से ज़्यादा है, तो आप मैंडेटरली रूप से सामने वाले व्यक्ति का टीडीएस काट के देंगे। टीडीएस के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कितनी अमाउंट पर कब टीडीएस करता है, जैसे कि सैलरी पर, रेंट पर, इंटरेस्ट पर, बहुत सारी चीज़ों पर करता है। 194C 194H पर। तो सेक्शन कौन से सेक्शन में टीडीएस काटा था, क्या आपका 10 नंबर है, क्या उसका नेचर है। इसके बाद दोस्तों ये पूछता है कि कितना आपने खर्चा किया। फॉर एग्जांपल आपने दोस्तों 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेड किया और उसके अंदर से ऐसा कोई भी खर्चा था जिसपे 9 लाख पर टीडीएस आपका काटना था, तो 9 लाख पर काटना था। 10% काटना था तो 90,000 हमने यहाँ पे काट लिया है। तो इस तरह से ये रिपोर्टिंग आपकी सेक्शन 34A के अंदर जाने वाली है। 34B के अंदर ये बोलता है कि अगर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, जब टीडीएस काटेगा तो टीडीएस की रिटर्न भी वो भरेगा। तो टीडीएस का कौन सा फॉर्म 26Q 24Q जो भी आता है, कब डेट उसकी थी, ड्यू डेट कब थी, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों 31 मई उसकी थी और उसने कब भरा है, मान लीजिए आपने 1/6 को एक दिन लेट भरा है, तो क्या उसने स्टेटमेंट में टीडीएस डिडक्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, नहीं दी गई थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में उसने कुछ इंटरेस्ट वगैरह उस पर पे किया था एक्स्ट्रा, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल 34 नंबर में डाल देनी है। 35 नंबर पॉइंट दोस्तों जो 3CD का है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है क्वांटिटी डिटेल इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। दोस्तों कोई माल खरीद रहा है, बेच रहा है, गिव क्वांटिटी डिटेल ऑफ द आइटम ऑफ ट्रेडर गुड्स। देखिए मान लीजिए उसने आइटम ए था, ये क्विंटल में था, इतने 100 पड़े थे, इसने 100 और खरीद लिए, इसने 50 बेच दिए, इसके पास 150 रह गए। तो इस तरह से ये रिपोर्ट जितने भी आइटम हैं, मान लीजिए 50 तरह के आइटम हैं, तो वो सारे यहाँ पे डालने पड़ेंगे। कई लोग दोस्तों क्वांटिटी को मेंटेन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप नोट डाल सकते हैं कि क्वांटिटी इन्होंने मेंटेन नहीं की, हमें प्रोवाइड नहीं करी, ताकि आपका थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए। इसके बाद में दोस्तों अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर के अलावा कोई माल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, बाय प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 36 के अंदर वेदर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड रेफर्ड टू 22E। डीम डिविडेंड दोस्तों अगर आपको कोई मिला है, रिसीव्ड हुआ है, तारीख वगैरह आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। 37 नंबर पॉइंट बोलता है वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वाज इंकर्ड। आपको पता होगा जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है उनकी कॉस्ट ऑडिट भी एक लिमिट के बाद होती है। अगर वो आपकी हुई है, यस हुआ है, तो उसकी डिटेल दीजिए। कोई डिसक्वालिफिकेशन थी, कुछ डिसएग्रीमेंट था उस रिपोर्ट के अंदर, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। 38 नंबर पॉइंट आपका बोलता है वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के अंदर कोई हुई है तो उसकी डिटेल दीजिए। 39 नंबर बोलता है वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड सेक्शन 72A के अंदर कोई ऑडिट हुई है फाइनेंस एक्ट के अंदर, तो उसकी डिटेल भी आपको हमें यहाँ पे देनी है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बहुत सारे केस में तो आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मोटा मोटी 10-15 पॉइंट ही आपके एप्लीकेबल यहाँ पे होने वाले हैं। 40 नंबर पॉइंट बोलता है जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, क्योंकि आपको पता होगा ये आपकी स्क्रूटनी का आधार होते हैं दोस्तों। आपकी कितनी टर्नओवर थी, कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, कितना नेट प्रॉफिट था, कितना स्टॉक था इस साल का और यहाँ पे पिछले साल का, उन दोनों को ये कंपेयर कर लेते हैं। और अगर आपका ज़्यादा चेंजेस आ गए जीपी रेशियो एनपी रेशियो में, तो ये स्क्रूटनी का आधार आपका यहाँ पे रहता है। अब 41 नंबर में बोलता है प्लीज फॉर द डिटेल ऑफ डिमांड रेज और रिफंड इशूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर एनी टैक्स लॉ अदर देन इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों इनकम टैक्स का रिफंड वगैरह आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको दिखाई देते हैं। अगर आपका जीएसटी में कोई रिफंड आया, अगर आपका वैट में कोई रिफंड आया, कोई डिमांड आई, तो वो सारी की सारी किस फाइनेंशियल ईयर का था, कौन सा एक्ट था, कौन सा स्टेट था, क्या डिमांड का टाइप था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। 42 नंबर पॉइंट के अंदर वेदर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट इन द फॉर्म्स 61 और 61A। आपको पता होगा इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको टीडीएस के अंदर कोई पैन नंबर वगैरह नहीं देता है या कोई किसान वगैरह है तो उनके फॉर्म ये जाते हैं, तो क्या फॉर्म था, क्या ड्यू डेट थी, कब भरा आपने, क्या क्या भरा, वो 42 नंबर में आ जाएगा। 43 वेदर द असेसी इज पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी लाइबल टू फर्निश द रिपोर्ट रेफर्ड इन सेक्शन 286(2) के अंदर कोई भी रिपोर्ट अगर आपकी जानी है तो उसकी एंटिटी, अगर आप पेरेंट एंटिटी हो तो वहाँ पे डिटेल जाएगी। 44 नंबर पॉइंट दोस्तों पिछले 3-4 सालों से काफ़ी परेशान करने वाला पॉइंट है। ये बोलता है जीएसटी की रिपोर्टिंग आपको देनी पड़ेगी। जीएसटी की रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी आप खर्चा करते हो जीएसटी के अंदर, तो आपने मान लीजिए माल परचेज किया, कोई भी एक्सपेंस किया या इसी तरह का खर्चा जहाँ पे आपका जीएसटी लग रहा है, तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। ये बोलता है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। मान लीजिए आपने इतने रुपए का खर्चा किया, इसके अंदर, इस खर्चे के अंदर रिलेटिंग टू गुड्स ऑफ सर्विस एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ऐसे खर्चे जो जीएसटी से एग्जम्प्ट थे
रिलेटिंग टू द एंटिटी फॉलिंग अंडर कंपोजिशन वालों से कितना माल खरीदा, रिलेटिंग टू द अदर रजिस्टर्ड एंटिटी, नॉर्मल वाले आपके सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर टोटल पेमेंट मेड टू रजिस्टर्ड एंटिटी, ये कह रहा है 1 2 3, इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा 4 का। ये बोलता है जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट थे, जीएसटी के अंदर कंपोजिशन थे, जीएसटी के अंदर रेगुलर थे, इन तीनों का खर्चा तो यहाँ आ जाएगा 4 नंबर में। और एक ये बोलता है एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड, जैसे मान लीजिए सैलरी वगैरह का ऐसा खर्चा है तो 4 नंबर और 5 नंबर इन दोनों का जो भी डिटेल होगी दोस्तों वो 1 नंबर में आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो इस चीज़ों को भी आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। 44 पॉइंट पूरे होने के बाद में सीए साहब लास्ट में अपनी फिर से स्टैंप मोर डेट प्लेस वगैरह लिख देंगे। डेप्रिसिएशन का चार्ट मैंने आपको 18 नंबर पॉइंट में बताया था कि कार थी इस व्यक्ति के पास, 15% डेप्रिसिएशन था, ओपनिंग बैलेंस इतना था, खरीदा इसने नहीं है, इतना रह गया, इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 15%, जो भी रेट होगा आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था फॉर्म 3CD बहुत ही सीरियस चीज़ होती है, इसके अंदर रिपोर्टिंग जितनी कम जाएगी उतना ही प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि सीए को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डायरेक्ट बात नहीं मानेगा, फॉर्म 3CD के माध्यम से आपकी बात को ही सुना जाएगा। तो आप भी लीगल रहिए, लॉयल रहिए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आप अपने जरूर बनाइएगा दोस्तों। पूरा डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट आपको पता होगा, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको प्लीज़ लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें, बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें दोस्तों। और आपको इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो एक बिजनेसमैन है, जो एक अकाउंटेंट है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो टैक्स ऑडिट के अंदर डील करते हैं। तो अभी तक हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।